गरीब सास बहू, अमीर सास बहू। एक जगनपुर के छोटे से गांव में दो परिवार रहा करते थे। एक परिवार गरीब था और एक परिवार अमीर था। दोनों परिवारों में शादी का माहौल होता है और दोनों के घर में बहू आती है। अमीर के घर अमीर बहू आती है और गरीब के घर गरीब बहू आती है। अमीर की बहू ढेर सारा दहेज लेकर आती है, तो वहीं गरीब की बहू अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाती। अरे वाह बहू, क्या बात है। तेरी माँ ने तो तुझे सोने से लाद के भेजा है। अरे इतने सोने के जेवर पहनकर तो तू पूरी चंद्रमुखी लग रही है। अरे ये सब तो करना ही था, क्योंकि मेरे पिताजी शहर के क्लर्क जो हैं, अब अपनी बेटी की शादी में पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर किसकी शादी में लगाएंगे। सोनम की सास आशा उससे बहुत खुश होती है, लेकिन सोनम थोड़ी घमंडी भी होती है, क्योंकि वो दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आती है। गाड़ी, सोफा, स्मार्ट एलईडी टीवी और भी बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ उनके ही सामने गरीब घर की बहू अपने घर से केवल अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास सावित्री कहती है, अरे ये क्या, इसके माँ बाप इतने गरीब हैं कि इसे केवल 2 जोड़ी कपड़े में ही भेज दिया। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही फूट गए इस लड़की से अपनी बेटे की शादी करवाकर। माँ जी, आपको दहेज की क्या जरूरत है? आपके घर में तो पहले से ही इतना सामान है। अरे कलमुही, मेरे भरे पूरे घर को नजर मत लगा, बड़ी मुश्किल से मैंने जोड़ा है। शादी के पहले दिन पर ही पूजा को अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन से पूजा अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है और घर के सभी काम शुरू कर देती है। जिसके बाद वो नाश्ता बनाकर अपनी सास सावित्री को बुलाने के लिए जाती है। माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाय हाय, हे भगवान, अरे मैं नाश्ता करने नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा नाश्ता यहीं लेकर आ जा। सावित्री के कहने पर पूजा उसके लिए नाश्ता तैयार करके उसके कमरे में ले आती है। जिसके बाद जैसे ही सावित्री नाश्ते का पहला निवाला खाती है, वो उसे अपने मुंह से जमीन पर थूक देती है और पूजा से कहती है, अरे करमजली मनहूस कहीं की, ये कैसा नाश्ता बनाया है तूने? अरे ऐसा नाश्ता बनाकर मारेगी क्या तू हमें? लेकिन माँ जी, मैंने तो खाना सही से बनाया था, फिर आपको पसंद क्यों नहीं आया? अच्छा, तो इसका मतलब तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर सावित्री पूजा के बाल पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर की बहू सोनम अपने बिस्तर पर अपने पति के साथ आराम से सो रही थी। तभी उसका पति राजवीर उससे कहता है, अरे डार्लिंग, सुबह के 11 बज गए हैं, चलो अब उठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे भी थोड़ा और सोना है। शादी के फंक्शन की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। सोनम ऐसा कहकर दोबारा सो जाती है। जिसके बाद वो दोपहर में उठती है और अच्छे से तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी उठ गई? अरे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? अभी तो तू आराम कर। आज पता है ना तुझे, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। शाम को इतने सारे मेहमान आएंगे तो उनके बीच थक जाएगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो, मुझे थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को मुझे बहुत सारा मेकअप करके सबके साथ बैठना होगा और फिर मेरा लहंगा भी बहुत भारी है, मैं तो उसे संभाल कर परेशान हो जाऊंगी। आखिर चांदनी चौक की सबसे बड़ी दुकान से जो बनवाया है। ऐसा कहकर सोनम अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। एक तरफ अमीर बहू इतना सारा दहेज लाकर पैर पसार कर आराम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू पिटने के बाद भी घर के सभी काम करती है और अपनी सास की भी सेवा करती है। अरे ये क्या, मैं तो घर के काम करते करते गैस पर चढ़ाया हुआ दूध भूल गई। जल्दी से जाकर देखती हूँ कहीं निकल ना गया हो। जैसे ही पूजा रसोई में जाकर दूध देखती है, दूध पहले से ही निकल चुका था। वो तुरंत गैस बंद करती है, लेकिन तभी उसकी सास रसोई में आ जाती है और उससे कहती है, क्यों री कलमुही, करमजली कहीं की, ये तूने क्या कर दिया? अरे तू यहाँ इस घर में नुकसान करने आई है, तेरी वजह से मेरा दूध खराब हो गया। वो माँ जी। अरे हकला क्यों रही है? ये सब तूने जानबूझकर किया। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सावित्री तुरंत पूजा के बाल पकड़ लेती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे चोट लग रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। जब तूने गलती की है तो तुझे उसकी सजा मिलकर ही रहेगी।
आज तो मैं तेरा भूत उतार ही दूंगी। कुछ देर बाद सावित्री उसे छोड़ देती है, जिसके बाद पूजा के गालों पर थप्पड़ मारने के निशान छप जाते हैं और वो दर्द में रोने लगती है। हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? अगर मेरा गरीब होना इतना ही बुरा था तो तूने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया? क्या तू मुझे किसी अमीर घर की बेटी नहीं बना सकता था? बेचारी पूजा रोती रहती है। वहीं शाम को सोनम अच्छे से तैयार होकर अपनी सास आशा के पास जाती है और उससे कहती है, बताइए माँ जी, कैसी लग रही है आपकी बहू? अरे मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। ऐसी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। चल बहू, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज तेरी मुंह दिखाई है, सभी तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे पिता क्लर्क है तो पूरा मन भर के दहेज लेकर आई है मेरी बहू। हमारे मोहल्ले में तो अभी तक इतना दहेज किसी की बहू नहीं लेकर आई है। अरे अब सामने सावित्री बहन की बहू को ही देख लो, इतनी गरीब है कि बेचारी सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही लेकर आई है। सावित्री वहां खड़ी होकर ये सब सुनती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही उनका फंक्शन खत्म होता है, सावित्री वापस अपने घर लौट आती है। अरे पूजा, कहाँ मर गई? मर ही जाए तो अच्छा ही है, कम से कम अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवा पाऊंगी। तभी वहां पर पूजा पहुंच जाती है और अपनी सास की ये बात सुनकर कहती है, माँ जी, मैं आपको अपनी माँ की तरह समझती हूँ और आप मेरे मरने की दुआ मांग रही हो। अरे मुझे जवाब देती है, तू मेरे घर में अब नहीं रह सकती, अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चली जा। सावित्री पूजा को धक्के मार के घर से निकाल देती है। बेचारी पूजा हाथ जोड़ती रह जाती है, लेकिन सावित्री को उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। जिसके बाद पूजा वापस अपने गरीब माता पिता के पास चली जाती है। वहीं कुछ ही दिनों बाद अमीर घर की बहू सोनम अपनी सास के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है और उसे एक दिन घर से निकालते हुए कहती है, माँ जी, अब आप मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने पति के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए आप गांव लौट जाओ। बहू, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत कर, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मेरे ऊपर रहम कर। सोनम उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। एक तरफ आशा बैग लेकर जा रही थी तो दूसरी तरफ सावित्री सब्जी मंडी से आ रही थी। जिसके बाद वो आशा को देखकर उसके हाल के बारे में पूछती है। आशा उसे अपनी बहू के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है। पूजा ने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने ही उसके ऊपर कितने अत्याचार किए। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पूजा को वापस लेकर आना चाहिए। सावित्री उसी दिन अपनी बहू पूजा को घर ले आती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जिंदगी में पैसा कभी किसी का नहीं होता। आज आपके पास है तो कल मेरे पास होगा, इसलिए पैसों से ज्यादा इंसानों को अहमियत दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर वही आपके काम आते हैं। प्रेग्नेंट बहू बस ड्राइवर। चंदा एक सर्वगुणी लड़की थी जो कि एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता बस ड्राइवर थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मुझे भी बस चलाना सिखा दो ना अपनी तरह। पर बेटा, तू क्या करेगी? प्लीज बाबा, सिखा दो ना। इस तरह चंदा अपने बाबा से जिद करके ड्राइविंग सीखने की मांग करती है। तो अगले दिन उसके पिता उसे अपने बस में बिठाते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरीके से बस चलाया जाता है, और फिर चंदा भी धीरे धीरे बस चलाना सीख जाती है। वक्त बीतता है, चंदा के पिता उसकी शादी राजू नाम के लड़के से करा देते हैं, जिसके बाद वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को संभाल लेती है। दोपहर के 2 बजते हैं और चंदा अपनी सास माया को खाना देती है। माँ जी, खाना लगा दिया है, आ जाइए। अरे मैं आऊंगी, राजू को तो बुला ले। जी माँ जी, बुलाती हूँ। चंदा आवाज देकर अपने पति को बुलाती है। तभी राजू गुस्से से कहता है, मेरे को खाना वाना नहीं खाना, मेरे को दारू पीनी है, पैसा निकाल के दे। आप कितनी शराब पिएंगे? पहले से ही नशे में है। आपको और पैसे नहीं दे सकते भाई। माँ जी आपको खाने के लिए बुला रही है, आप आ जाइए। मैंने बोला ना मुझे शराब पीनी है, बस। चंदा के फिर से मना करने पर राजू उसे मारता है। चंदा रोने लगती है, आंसू पोंछकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी वो तो नहीं आएंगे, मैंने बहुत बोला, मना कर दिया उन्होंने।
अरे कोई बात नहीं, तू खा ले और तेरे पापा जी भी आते ही होंगे। दोनों बैठकर खाना खाते ही हैं कि महेंद्र आ जाता है। फिर सब बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर महेंद्र कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पैसेंजर वेट कर रहे होंगे मेरा। लेट हो गया, जल्दी से बस लेकर पहुँचता हूँ। चंदा के पिता की तरह उसके ससुर भी बस ड्राइवर होते हैं। महेंद्र माया को बाय करके चला जाता है। वक्त बीतता है। माया के घर का खर्चा उसका पति चला रहा था। बेटे राजू ने गलत संगत में आकर शराब पीना शुरू कर दिया था। नौकरी ना करके उसने घर का खर्च उठाने में कोई योगदान नहीं दिया, ना ही उसने चंदा की जरूरतों पर ध्यान दिया। इस वजह से चंदा अपनी निजी जरूरतों की मांग भी नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे राजू को शराब की और लत लग जाती है, जिससे उसका बार बार पीने का मन करता है। घर से पैसे ना मिलने पर कभी वो घर से चोरी करता तो कभी बाहर से कर्जा मांगकर शराब पीता, लेकिन पीता जरूर था। राजू अपनी पीने की वजह से चंदा को अक्सर मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक दिन छत पर सास धूप में बैठी थी और बहू कपड़े सुखा रही थी। तभी बहू को चक्कर आ जाते हैं। अरे बहू, बहू तुझे क्या हो गया है एकदम से? इतना बोलकर माया उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डालती है। चंदा होश में आती है। तभी माया बोलती है, बहू तू ठीक तो है? अरे अचानक से क्या हो गया? माँ जी पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है। क्या सच? तुझे खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? हाँ माँ जी, कर तो रहा है। अरे तूने तो मुझे खुशियाँ दे दी। अब तो मैं दादी और तू माँ बन जाएगी। सच माँ जी? इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ बहू। चंदा की बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और वो चंदा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर इस खुशखबरी को कंफर्म कर देती है। कुछ देर बाद माया घर में सबको बता देती है। सब खुशी से नाचने लगते हैं। महेंद्र के सर पर अब उसके पोते पोती की भी जिम्मेदारी आ गई थी। ये बात सोचकर महेंद्र अपने बेटे को कहता है, तू कब तक ऐसे रहेगा? अब तो तेरी औलाद भी आने वाली है। कम से कम उसके लिए तो 2 पैसे कमा ले। कब तक शराब पीता रहेगा? जिम्मेदार बाप बन। कभी आप खुद जिम्मेदार बाप बने हैं? मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपनी महबूबा शराब से मतलब है, जिसके लिए मैं जीता हूँ। ये सुनकर महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। एक जोर का थप्पड़ राजू को लगाता है और कहता है, बदतमीज नालायक, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तू मुझे अच्छे बाप की शिक्षा दे रहा है। और तो खो रहा है कि एक कपूत को पैदा कर दिया। महेंद्र को अपनी बेटी की बात का बहुत गहरा सदमा लगता है। ये बात उसके दिल पर इतनी प्रभाव करती है कि उसकी हार्ट अटैक से उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। बेचारी माया पति की मृत्यु से गुमसुम सी हो जाती है। तभी चंदा उसके पास आती है और कहती है, माँ जी थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बहू मेरा मन नहीं है बहू। माँ जी आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर आपका पोता या पोती भूखे रहेंगे ना, और पापा जी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तू कहती है तो खा लेती हूँ। ये बोलकर माया खाना खा लेती है और अपनी बहू को भी अपने हाथ से खिला देती है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी चंदा कहती है, माँ जी घर में रखे बचे कुचे पैसे भी खत्म हो गए और राशन भी आज का ही है। अब हम पर कल के खाने के लिए कुछ भी नहीं है और राजू जी तो किसी चीज़ में मदद करेंगे नहीं। तो मैंने सोचा है कि माँ जी पापा जी की बस चलाकर हम अपना पेट पाल सकते हैं। अरे नहीं बहू, बच्चे को कुछ हुआ तो? माँ जी बच्चे की भी जरूरतें पूरी करनी है ना, तो हाँ कर दीजिए माँ जी। चंदा की बात सुनकर माया उसे बस चलाने की इजाजत दे देती है और खुद कंडक्टर बनती है। अगले दिन से दोनों बस डिपो पर पहुंच जाते हैं, जहां माया बोलती है, रामपुर रामपुर जल्दी से आ जाओ, ये बस रामपुर के लिए निकलने वाली है। रामपुर रामपुर। माया के इतना बोलते ही सवारी बस में चढ़ जाती है और चंदा बस चलाना शुरू कर देती है।
चंदा आराम से बस चलाती है और माया सबको टिकट देकर पैसे इकट्ठे करती है। शाम को दोनों घर आती हैं तो पहले दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है और माया कहती है, अरे चंदा बहू देख आज कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। हाँ माँ जी, लेकिन हमें ये पैसे उनसे छुपा कर रखने होंगे। हाँ बहू सही कह रही हो। इस तरह चंदा और माया बस चला चला कर अपने भविष्य के लिए पूंजी जोड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन बस चलाकर आते वक्त राजू देख लेता है और बोलता है, ला पैसे दे मुझे, शराब खत्म हो गई मेरी। नहीं, मैं आपको नहीं दूंगी। कभी कभार राजू उनके पैसे छीनने आया करता था, लेकिन चंदा उसे नहीं देती थी। वक्त बीतता है, चंदा को बस चलाते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजू शराब का बहुत कर्जा कर लेता है, तो गांव वाले उसे बहुत मारते हैं और उनसे अपना पैसा मांगते हुए कहते हैं, अगर आज तूने सारा पैसा नहीं लौटाया तो तू फिर इसी तरह पिटेगा, समझा? आखिरी बार समझा रहे हैं, शाम को फिर आऊंगा। ये कहकर गांव के आदमी चले जाते हैं। घबराते हुए राजू अपनी माँ और बीवी के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। क्या हुआ तुझे? तेरी ये हालत किसने की है? माया के पूछते ही राजू सारी बातें उसे बता देता है। तभी माया बोलती है, बता बहू क्या करे? माँ जी सोचना क्या है, हमारे जमा किए हुए 50,000 इनके कर्जे में चुका दीजिए। पर बहू ये तेरी डिलीवरी और बच्चे के लिए है। कोई बात नहीं माँ जी, हम और मेहनत कर लेंगे। चंदा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा और बस चलाकर मेहनत भी करूंगा। चंदा प्लीज मुझे माफ कर दो। सच? हाँ चंदा। राजू चंदा को गले लगा लेता है, अपने हाथ से उसे फल खिलाता है। शाम को गांव के आदमी उससे उधार लेकर चले जाते हैं। हर रोज की तरह अगले दिन भी चंदा बस चलाने के लिए उसमें बैठी रही थी कि राजू आकर बोलता है, चंदा नहीं, अब से बस चलाने की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारा ख्याल रखने की भी। घर चलो। चंदा को राजू की बात माननी पड़ती है। फिर राजू बस चलाने लग जाता है। ऐसे ही 2 महीने बाद चंदा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रेग्नेंट बहू पर अत्याचार। विशाखा बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन गरीब परिवार से थी। उसकी खूबसूरती देखकर सरोज उसकी शादी अपने बेटे से तय कर देती है। सरोज को दहेज की भी लालसा होती है, मगर गरीब विशाखा के घर से उन्हें कुछ नहीं मिलता। सरोज का पति नरेंद्र कुछ खास काम नहीं करता था। दोनों की शादी को 1 साल बीत जाते हैं। पहले तो कबीर विशाखा के साथ खूब अच्छे से रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आता है। सरोज हमेशा अपनी बहू से चिढ़ी रहती थी, उस पर आए दिन अत्याचार करती रहती थी। ऐसे ही सुबह का वक्त था, तभी चिल्ला चिल्ला कर सरोज उसे बुलाती है और कहती है, अरे ओ कल मुही नास पीटी कहेगी, कहाँ मर गई सुबह सुबह? चाय आज पिलाएगी या 2 साल लगेंगे तुझे? हाँ। आई माँ जी, बस हो गया। विशाखा इतना बोलकर अपनी सास को चाय लाकर देती है। तभी सरोज चाय पीकर बोलती है, अभी इसे बताती हूँ, बहुत इंतजार करवाया ना मुझे। बहू ये कैसी खराब चाय बनाई है तूने, हैं? इतनी मीठी। तेरी माँ क्या दहेज में तुझे चीनी का बोरा देकर गई थी जो तूने इसमें झोंक दिया है? और तेरी माँ हमें और पैसे कब देगी, बोल? माँ जी मैंने आपके लायक बस 1 चम्मच चीनी डाली है, इतनी मीठी नहीं है माँ जी। और पैसे माँ जी, माँ आपको कब तक पैसे देगी? माँ तो खुद ही किराए पर रह रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन सब से और पैसे मत मांगिए। अच्छा मुझसे जबान लड़ाएगी? अभी बताती हूँ तुझे, रुक। ये बोलते ही सरोज उसका हाथ मोड़ देती है। तभी दर्द से कराहकर विशाखा कहती है, माँ जी मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी सच में मैंने कोई गलती नहीं की। आगे से मुझसे कभी जबान मत चलाइयो,
वरना तेरा वो हाल करूंगी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना बोलकर सरोज उसे झटक कर जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका पति कबीर ड्रिंक करके आता है और बोलता है, जाने मन, चलो आओ नाच के दिखाओ, आज हम डांस करेंगे। अजी आप फिर पीकर आए हैं। आपसे कितनी बार बोला है मत पिया करिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी? जितना बोला है उतना कर, चल नाच। कबीर ये कहकर जबरदस्ती से उसका हाथ पकड़कर घुमाता है। विशाखा रोने लगती है। तभी नशे की धुत में कबीर कहता है, पता नहीं वो कौन सा मनहूस वक्त था जो मैंने तुझसे शादी कर ली थी। एक तो गरीब, वो भी गवार सी लगती है। कबीर जी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? मैं तुझसे प्यार? ये बोलकर कबीर नशे की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन मार्केट में विशाखा कबीर को किसी लड़की की बाहों में देख लेती है, जिसके बाद विशाखा अंदर से टूट जाती है और उसे चक्कर आते हैं। रोते हुए घर जाकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैंने कबीर जी को मार्केट में किसी लड़की के साथ देखा है। माँ जी, वो मुझे धोखा दे रहे हैं। अच्छा, तो तू चाहती है कि तेरे लिए मैं अपने बेटे को सुनाऊं? अगर मेरा बेटा घूम रहा है तो घूमने दे। इसका मतलब माँ जी आप जानती हैं, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। छी, आप अपने बेटे का साथ दे रही हैं। तेरी ये हिम्मत, तू मेरे बेटे के बारे में बोलेगी? तुझसे तो अच्छी ही है। अरे अमीर लड़की को घुमा रहा है। पापा जी, माँ जी को देखिए। अच्छा, तो इसे पता चल गया। सरोज, इसे अपने तरीके से देख लो। आप भी मिले हुए हैं, बस मुझसे ही छुपाया गया। मैं सबको बता दूंगी आपके बारे में। विशाखा की ये बात सुनकर उसकी सास उस पर हाथ उठाती है। तभी कबीर भी आता है। उसे पता चलता है तो वो भी उसे खूब पीटता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर डरते हुए नरेंद्र कहता है, अरे पागल हो क्या दोनों, जो उसे जानवरों की तरह पीट डाला। कहीं इसने हम तीनों के खिलाफ मुंह खोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। कबीर घबराकर डॉक्टर को फोन करता है। जहां डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता है तो बताता है, ये 2 महीने से प्रेग्नेंट है। आपने इनका ख्याल नहीं रखा क्या? और इतने जख्म है इनकी बॉडी पर। देखिए, ये बहुत कमजोर है। इनका अच्छे से ख्याल रखिए, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है डॉक्टर, हम इनका ख्याल रखेंगे। 4 घंटे बाद विशाखा को होश आता है तो उसकी सास उसे अपने हाथ से जूस पिलाकर उसके माथे पर हाथ रखती है और कहती है, बहू, अब तू कैसी है? ठीक तो है ना? ये माँ जी को क्या हो गया? इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रही हैं? इतने प्यार से तो कभी बात नहीं की। माँ जी, मैं ठीक हूँ। विशाखा उठने की कोशिश करती है तो सरोज बोलती है, अरे बहू, इस हालत में उठते नहीं हैं। आराम कर, तेरे और तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चा? माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ बहू, कब तक इससे ऐसा दिखावा करूं? इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये सुनकर विशाखा बहुत खुश होती है। 1 महीने तक सरोज उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख लेती है, लेकिन फिर खुद से कहती है, खामखा इसकी इतनी सेवा कर रही हूँ। अगर इसके कोख में पोते की जगह पोती हुई तो मुझे इसका चेकअप कराना होगा। सरोज ये कहकर उसे धोखे से हॉस्पिटल ले जाकर उसका चेकअप करवाती है। घर आने के बाद उसे जमीन पर धक्का देती है। धक्का खाते ही विशाखा बोलती है, माँ जी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे कुलक्षणी डायन कहेगी, तू मुझे पोते का सुख नहीं दे सकती है। अब ये जानने के बाद मैं तेरे इस लड़की को जन्म लेने दूंगी? ये तूने सोचा भी कैसे है?
क्या आपने मेरा चेकअप कराया, वो भी धोखे से? मैं अपनी बच्ची को कुछ होने नहीं दूंगी। आप जानती है ना ये एक अपराध है। फिर भी देखिए माँ जी, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन करा दूंगी। अच्छा, अब तू देख, उठने लायक रहेगी तब करेगी ना कंप्लेंट। सरोज फोन करके दोनों को विशाखा के बारे में बता देती है, फिर उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और एक कमरे में बंद कर देती है। 2 दिन तक पानी के अलावा उसे कुछ नहीं देते। तभी विशाखा भागने की कोशिश करती है, पर कबीर देख लेता है और दरवाजे से उसके बाल पकड़कर घसीट कर लाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपको पता है ये घर से भाग रही थी। अब इसका कुछ करना पड़ेगा वरना ये सब उगल देगी। हाँ बेटा, इसे बाहर के कुएं में फेंक आते हैं, चल। सरोज उसे नींद की गोली देने के बाद हाथ पैर बांधकर उसे सूखे कुएं में रस्सी की मदद से डाल ही रही थी कि एक औरत देख लेती है जो चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है, अरे जल्दी से कोई इसे बचाओ, इन लोगों को पुलिस में पकड़वाओ भाई, बचाओ इसे, ये मर जाएगी। सभी मिलकर उसे बचाते हैं। उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंद डालते हैं और वो होश में आती है। पुलिस आकर उन तीनों को पकड़ लेती है और वो औरत कहती है, पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब इन्हें, इन्होंने मासूम गर्भवती औरत पर देखिए कितने अत्याचार किए हैं और इसे कुएं में फेंकने जा रहे थे। शर्म नहीं आती ऐसा जुर्म करते हुए अपने बहू के साथ? चलो अब तीनों साथ में चक्की पीसना। पुलिस उन्हें ले जा ही रही होती है कि तभी विशाखा उन्हें रोक कर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करानी है। इन्होंने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही अब इनके साथ मैं रहना चाहती हूँ। पुलिस विशाखा की बात सुनकर उन्हें छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद तीनों को पछतावा होता है और उससे माफी मांगते हैं। विशाखा माफ कर देती है और हमेशा के लिए अपने माँ के पास चली जाती है। कुछ समय बाद विशाखा अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।